पूर्व न्यायाधीश CB पांडे साहब भी मुझे इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। पांडे जी, इन सब से बात करने के बाद मैं आपको बात इसलिए ले रहा हूं ताकि आप एक समग्र दृष्टिकोण के साथ इस पूरे मामले पर रोशनी डाल सकें, और मैं हतप्रभ भी हूं और आप भी थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि जिस मामले में ट्रायल कोर्ट सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर फांसी जैसी रेयरेस्ट सज़ा दे देती है, हाईकोर्ट उस मामले को ये पाता है कि उसमें क्रेडिटेबल एविडेंस ही नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सज़ा कैसे दे दें, बरी कर दिया। ये कंट्राडिक्शन इतना ज़बरदस्त कैसे कि एक जज फांसी देता है, दूसरे जज जो उससे बड़े जज हैं, हाई कोर्ट है, वहाँ से बरी हो जाते हैं। अचरज में डालने वाली बात है। जी, मैं भी थोड़ा हतप्रभ हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई एक मुकदमा था नहीं, इसमें 16 मुकदमे थे, अलग अलग दर्ज हुए थे और सभी मुकदमों का इन्वेस्टिगेशन हुआ था। हमको लगता है कि जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है जी, उसमें जो शुरुआती में उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट करा दिया, तो उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद CBI को ये लगा होगा कि उनके हाथ में बहुत बड़ा सबूत मिल गया और इसके बेसिस पर हम इनकी सज़ा करा लेंगे। लेकिन ये लॉ ये है कि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो ये सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है कि ये सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने भले होते हैं, लेकिन हमेशा वो कन्फेशनल स्टेटमेंट पर एक सवाल होता है कि उसको आप उसका खंडन कर सकते हैं, और यही कोर्ट में होता है कि, और मुलजिम हमेशा जब कोर्ट में जाता है तो कहता है कि मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती हैं वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को कॉर्पोरेट करने के लिए या उनके समर्थन में जितने भी एविडेंसेस होते हैं उसको उतने ही बहुत सावधानी से इकट्ठा करते हैं, ताकि अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट में जहाँ भी कहीं वीकनेस भी आवे तो बाकी हमारे जो एविडेंस हैं वो इसको कॉर्पोरेट करेंगे, उसमें सजा हो जाएगी। देखिए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस में बहुत सारे मामले सजा होते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस में सजा होती है, बल्कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो ऐसा होता है कि उसमें अगर एक बार सभी चेन एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें छूट पाना मुश्किल होता है। एक बार तो डायरेक्ट एविडेंस में कंट्राडिक्शन वगैरह के आधार पर आप छूट भी सकते हैं, लेकिन जब परिस्थितिजनक साक्ष्य होती है उसमें छूटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ये लगता है कि जो परिस्थितिजनक साक्ष्य है उसको इकट्ठा करने में CBI ने जिस तरह से इकट्ठा किया है, वो उसके बाद जो लोअर कोर्ट ने उसको जिस तरह से अप्रिशिएट किया, उससे हाई कोर्ट ने उसको दूसरा स्टैंडर्ड दिया होगा उसको अप्रिशिएट करने का। ये कि अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस है, एविडेंस तो है, लेकिन अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस जो लोअर कोर्ट की राय होगी, जो सेशन जज की राय होगी, वो अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस हाई कोर्ट लेवल पे आके उनका एक दूसरा नज़रिया रहा होगा, तो इसीलिए इन लोगों ने छूट गया। अब देखिए, ये एक मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट, जितने सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, ये सारे एविडेंस को फिर रीअप्रिशिएट करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ऐसा नहीं तो एक बार कन्विक्शन, अगर एक बार इक्विटल हो गया है हाई कोर्ट से, तो ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो पूरा का पूरा एविडेंस का अप्रिशिएशन होता है। अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट से भी छूट गया होता, हाई कोर्ट से भी छूट गया होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत ध्यान नहीं देता है। लेकिन चूंकि इसमें लोअर कोर्ट से सजा हुई है और हाई कोर्ट से छूटा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को फिर से रीअप्रिशिएट करेगा, मतलब पूरे एविडेंस को वो देखेगा कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी क्या वैल्यू है, जो चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस जुटे हैं जो CBI ने कलेक्ट किया है उसकी क्या वैल्यू है, वो रिकवरी पर सुप्रीम कोर्ट तो ये भी देखेगा ना, जो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखाया है उन बिंदुओं पर भी तो गौर करेगा जहां इस जांच एजेंसी ने भयंकर लापरवाही की है। नहीं, ये तो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का ये सब नहीं है कि उसमें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना है, देखना ये है कि जो एविडेंस है उससे सजा होती है, इक्विटल होता है, बस ये देखना है। उनको ये मतलब नहीं